हेलो एवरीवन। आज हम लोग गेट 2012 में डिजिटल सर्किट्स के जो सवाल आए थे उनको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। 2012 के गेट के पेपर में 1 मार्क्स का ये सवाल था। सवाल ये कह रहा है द आउटपुट वाई ऑफ अ 2 बिट कंपेरेटर इज लॉजिक 1। तो दे दिया उन्होंने पहले तो 2 बिट कंपेरेटर। तो कंपेरेटर का मतलब ये होता है कि वो दो इनपुट्स को कंपेयर करेगा, जो 1 आउटपुट देगा। अगर जैसे सपोज ए इज ग्रेटर देन बी तो आउटपुट 1 देगा। ए और बी दो इनपुट्स है कंपेरेटर के। ये कह रहा था आउटपुट वाई ऑफ दिस इज लॉजिक 1 वेन एवर द टू इनपुट इज ग्रेटर देन द टू इनपुट बी। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, अपने पास ये कंपेरेटर है, इसको कंपेरेटर नाम दे दीजिए आप। इसका एक इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है और आउटपुट आपको इसका वाई है। अब इसमें इन्होंने कंडीशन दे दी कि टू इनपुट ए, तो ए भी 2 बिट का है और बी भी 2 बिट का है। तो जब भी 2 बिट का इनपुट अपने पास हो और उन्होंने बोला है कि ए इज ग्रेटर देन बी होने पर यह आउटपुट वाई देता है, तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना है या कैसे सॉल्व करना है, तो अपने को बताना है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर विच द आउटपुट इज लॉजिक 1। यानी इनपुट के ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस होंगे ए और बी के जिससे अपने को आउटपुट 1 मिलेगा जब ए इज ग्रेटर देन बी हो। तो अपन सिंपल एक टेबल बनाएंगे इसके लिए, और उसके लिए अपन तो अगर पास ए और बी दो इनपुट हैं अपने पास, 2 इनपुट्स ये हो गए, और इन दोनों का बिट की साइज है 2 बिट, तो 2 बिट इनकी साइज होगी। तो ए को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 0 0 0 1 या 1 0 1 1। इसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 बिट के इनपुट के ये हो सकते हैं। सिमिलरली पॉसिबल कॉम्बिनेशन बी के भी यही होंगे, लेकिन मुझे ये चेक करना है कि ए इज ग्रेटर देन बी कब है। तो ए इज ग्रेटर देन बी कब होता है, आप देखिए अगर ए है, इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 एंड 3। तो इसको लिखेंगे अपन 0, डेसिमल में बात करें तो 2 एंड 3। तो 0 किसी से बड़ा हो सकता है कि बी की कोई वैल्यू से, तो बराबर हो सकता है, बी की भी वैल्यू 0 हो सकती है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन अपने लिए नहीं बैठेगा, क्योंकि इसके लिए अपने पास कोई तरह के बी की वैल्यू है नहीं जो उससे छोटी हो। 0 1 के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक ही हो सकता है, दैट इज बी की वैल्यू 0 0 हो। तो उस कंडीशन में इसमें आप लिख दीजिए चेक इफ ए इज ग्रेटर देन। तो 0 1 की कंडीशन मतलब 0 1 अगर आपके पास ए में हो और बी में 0 0 हो तो यस, एक कंडीशन पॉसिबल कंडीशन है कि ये बी ए से छोटा है। और कोई दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं। 1 2 3 होगा तो वो भी 1 तो ऑब्वियसली ये इसके बराबर होगा, और 2 3 होगा तो वो उससे बड़ा हो जाएगा। तो अपने लिए वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, मतलब y की जगह 1 नहीं मिलेगा। ठीक है, a का थर्ड पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 1 0 मतलब 2। अब 2 से छोटे कौन कौन से नंबर है, 0 भी है और 1 भी है। तो इसके लिए मैं दो कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ, 0 0 या 0 1। इन दोनों के लिए मेरे पास आउटपुट में वैल्यूज मिलेगी। अब मैं चेक करता हूँ 1 1 के लिए आउटपुट में वैल्यूज क्या मिलेगी, 1, कंपेरेटर का आउटपुट। अब मेरे पास 1 1 है, ए की वैल्यू है मेरे पास 3 है, तो 3 सबसे हाईएस्ट नंबर हुआ पॉसिबल 2 बिट्स के लिए। तो 0 भी उससे छोटा है, 1 भी उससे छोटा है और 2 भी उससे छोटा है। मतलब बी की 3 वैल्यू हो जाएगी 0 0 0 1 और 1 0। इन तीनों के लिए आपके पास आउटपुट में y इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो गए, तो राइट्स वालों को लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर जो आएगा वो अपने पास आ जाएगा 6। आंसर इसका बी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 6। तो जब आपके पास पॉसिबल वैल्यूज कॉम्बिनेशंस की पूछी तो अपने को केवल इतना ही करना था कि ए और बी नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं दोनों के, तो 2 2 बिट दे ही रखा था। तो 2 बिट के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, तो ए की पॉसिबल वैल्यूज और बी की पॉसिबल वैल्यूज, और उनको देख लिया कि कौन कौन सी कंडीशन में ए इज ग्रेटर देन बी है। तो वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आए अपने पास 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड 2012 ये कह रहा है, ये सीक्वेंशियल सर्किट टॉपिक्स है। इन दिस सर्किट द रेस अराउंड कंडीशन occurs does not occurs, कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और ये सर्किट दे रखा है। तो सर्किट को पहले देखिए, तो ये सिंपल एक एसआर फ्लिप फ्लॉप है। जब एसआर फ्लिप फ्लॉप की बात आती है
तो कोई तरह की रेस अराउंड कंडीशन नहीं होती है, वो जेके में होती है। तो जब रेस अराउंड कंडीशन की बात करेंगे तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा डज नॉट अकर, क्योंकि ये सर्किट को देखते ही पता चल गया, इसीलिए शायद ये 1 मार्क्स का सवाल है। ठीक, अब इसको दूसरा ऑप्शन मान लो एकदम से क्लिक नहीं करे, तो आपको एक एक ऑप्शन रख के चेक करना है। वो कैसे करते हैं एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ। सेकंड ऑप्शन है ऑकर्स व्हेन क्लॉक इज इक्वल्स टू 0। मैं इसको चेक करता हूँ। जब मैं क्लॉक की वैल्यू 0 दूंगा तो 0 इंटू एनीथिंग 0 इट विल गिव यू 1, और ये 1 इसका मान लो Q1 और Q2 आउटपुट दे दो, ये Q1 और Q2 नाम दे दो, तो दैट इज सिंपली 1 इंटू Q1 1 इंटू Q2, दैट इज Q इसका आउटपुट आएगा Q2 बार, इसका आएगा Q1 बार, दोनों ऑपोजिट, डज नॉट अकर। ऑकर्स व्हेन क्लॉक इज इक्वल्स टू 1 एंड A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 1। अब इन्होंने A की वैल्यू और B की वैल्यू 1 1 दे दी साथ में अपने, A की वैल्यू 1 B की वैल्यू 1 और क्लॉक की वैल्यू भी 1। जब क्लॉक की वैल्यू 1 आ ही गई तो 1 आने पर ये क्लॉक ऑन होगी नहीं, क्योंकि ये बबल्ड है, तो ऑप्शन क्लॉक ये चालू ही नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे भी गलत हो गया। थर्ड लास्ट वन इज ऑकर्स व्हेन क्लॉक इज टू 1 एंड A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 0। सेम कंडीशन है। वैसे अगर मान लो क्लॉक इज इक्वल्स टू 1 उन्होंने दे ही दिया तो वैसे भी नहीं चलेगा, तो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। मान लो अगर ये 0 देते सपोज एंड A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 0 दे देते, ठीक है, तो 0 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1, सिमिलरली यहाँ पे भी 1। दोनों में वो वाली कंडीशन जो अपन ने सेकंड में देखी थी अभी, ये वाली, तो सेकंड और फोर्थ ऑलमोस्ट सेम, तो यहाँ पे भी नहीं मिला, तो ऑप्शन लास्ट बचता है डज नॉट अकर। वैसे भी SR फ्लिप फ्लॉप था, तो इसको देखते ही पता चलना चाहिए था कि ये रेस अराउंड कंडीशन नहीं देगा। 2012 में ही बूलियन अलजेब्रा से ये सवाल है। इन्होंने पूछा है इन द सम ऑफ प्रोडक्ट्स फंक्शंस 2 3 4 5 द प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर। समेशन 2 3 4 5 दे दिया और एक्स वाई जेड दे दिया। सबसे पहले तो ये समझ लो प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स होते क्या हैं। देखो, प्राइम इम्प्लीकेंट्स का मतलब वो होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस के मैप में आप जब ग्रुप कर देते हैं तो उन ग्रुप्स का अपन प्राइम इम्प्लीकेंट्स कहते हैं, और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स वो हो जाते हैं जो वंस बच गए और उनके बिना आपका फंक्शन नहीं सेटिस्फाई हो पाएगा, तो अपन उसको बोलेंगे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स ग्रुप। तो सिंपल प्राइम इम्प्लीकेंट्स मतलब बिगेस्ट नंबर ऑफ वंस इन अ ग्रुप इन द टूज पावर। तो के मैप जब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको फिर पता चलेगा इसके बारे में। तो अगर मैं आपको सिंपल एक लॉजिक देना चाहूँ, जैसे ये सपोज 4 अपने पास एक्स वाई जेड या पी क्यू आर एस, इस तरह से 4 वेरिएबल्स है। अगर मेरे पास ये बिगेस्ट नंबर है, यानी 4 ग्रुप्स का 4 वंस का एक ग्रुप हो सकता है, तो उसको मैं बिगेस्ट ग्रुप करके बना दूंगा। लेकिन सपोज एक यहाँ पर है कहीं पे, इसका ग्रुप नहीं हो सकता है, तो इसको तो मैं बोलूँगा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, क्योंकि इसके बिना पूरा फंक्शन सेटिस्फाई होगा नहीं। सिमिलरली ये होगा प्राइम इम्प्लीकेंट्स, यानी जिनको लेना जरूरी है बिगेस्ट नंबर ऑफ वंस। तो ये डिटेल डिस्कशन जब अपन लेक्चर में इसको समझेंगे तब हो जाएगा। अभी अपन इसको प्राइम इम्प्लीकेंट्स के बारे में क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। द सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू समेशन 2 3 4 5। तो देखो एक्स वाई और जेड, तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस 2 टू पावर 3, क्योंकि 3 वेरिएबल है तो 8 होते हैं, तो 8 का एक के मैप आपको बनाना चाहिए, जिसको बोलेंगे एक्स वाई जेड। ये 0 0 0 1 1 1 और 1 0 और ये 0 1, इस तरह से मार्क करते हैं। नाउ 2 3 4 5 पे 1 है, तो 0 0 0 इसको लिखते हैं 0, इसको 1, इसको 3 और इसको 2, देन 4 5 7 6। अब मुझे इसको मान लो करना हो तो 2 3 4 5 का समेशन है, तो 2 3 4 5 में 1 पुटअप कर दो, 2 3 4 एंड 5। अब जब मैं 2 3 4 5 में 1 रख देता हूँ तो बस मेरे पास जो ग्रुप बनेगा वो इसके सिवाय कुछ और बनेगा ही नहीं, दिस वन एंड दिस वन। तो जब मेरे पास ये 2 ग्रुप्स बन गए तो यही मेरे प्राइम इम्प्लीकेंट्स है। तो मैं इस ग्रुप को कैसे डिफाइन करूंगा, जो 1 है वो x को शो कर रहा है और ये 0 है वो x बार को शो कर रहा है। सिमिलरली ये y बार z बार को और ये y बार z को। क्यों? क्योंकि ये
सम ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। अगर ये प्रोडक्ट ऑफ सम होता तो यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट होता, पाई की साइन होती, और दूसरे वेरिएबल सपोज मान लो ये 2 3 4 5 की होते तो वहाँ 1 1 की जगह अपन 0 0 पुटअप करते, और इस वाई जेड को वाई बार जेड बार ना बोल के सिंपल वाई प्लस जेड बोलते। तो ये दोनों का वेरिएशन है, तो केवल आप ये आइडिया आपको हो जाए इसलिए मैं आपको बीच में बता रहा हूँ। तो जब सम ऑफ प्रोडक्ट्स की बात चल रही है तो दो ग्रुप्स बने, इन ग्रुप्स को डिफाइन कैसे करना है। तो पहला ग्रुप सपोज ये है, तो इसमें अपने पास ये x इन दोनों के लिए कॉमन है, और इस वर्टिकल कॉम्बिनेशन में केवल y का जीरो पार्ट मतलब y बार कॉमन है, तो मैं इसको लिखूंगा x एंड y बार। दूसरा प्लस करना है क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट की बात चल रही है, तो दूसरे ग्रुप की वैल्यू इसी तरह से लिख दीजिए। तो इस पूरे दोनों वन में कॉमन है x बार वाली टर्म, तो x बार तो आएगा ही आएगा, और वर्टिकल कॉलम में 1 1 ऑफ द y कॉमन है, तो x बार y। अब ये दोनों जहां पर अवेलेबल हैं आपके पास सर्किट में, तो x बार y और x y बार ये दोनों अवेलेबल है, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो गया। ये प्लस तो फंक्शन को शो करने के लिए यहाँ पे कॉमा दे रखा है, मतलब ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स के ग्रुप को शो करता है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 इस तरह। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम का ये सवाल था 2012 में 2 मार्क्स का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डी फ्लिप फ्लॉप दे रखा है, और डी फ्लिप फ्लॉप के दोनों आउटपुट्स मतलब Q और Q बार एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर से जुड़े हुए। 2x1 मल्टीप्लेक्सर का एक आउटपुट सॉरी एक सिलेक्शन लाइन जो होती है वो आपको सेलेक्ट करने के काम आती है कि जब जैसे आपने 0 सेलेक्ट किया तो उसका x1 सेलेक्ट होगा, और 1 सेलेक्ट किया तो x0 सेलेक्ट होगा। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, या इधर टर्म, और ये आउटपुट y से जुड़ जाएगा। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको, अगर आपको a इज इक्वस टू 0 पुट करने पर x0 सेलेक्ट करना है तो यू कैन, सिमिलरली a इज इक्वस टू 1 करने पर x1 सेलेक्ट करना है तो यू कैन। तो ये डिफाइन करने का अपना तरीका इसमें दे रखा है, तो x इज इक्वस टू सॉरी a इज इक्वस टू 0 है तो अपन x0 को सेलेक्ट कर सकते हैं इन आइदर टर्म। अब मुझे इसको टर्म करके स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम में बताना है कि ये क्या है, इसलिए 2 मार्क्स का सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें देखो आपको ये चेक करना है कि जब a की वैल्यू 0 है तब क्या होगा। तो जब a इज इक्वल टू 0 है तो देखो क्या होता है, तो ये जो y है वो x0 से जुड़ जाएगा। तो आप सिंपल लिखेंगे a इज इक्वल टू 0 होने पर y इज इक्वल टू x0, और x0 खुद किससे जुड़ा हुआ है, q बार से, तो आप इसको इनडायरेक्टली q बार लिख सकते हैं। थोड़ा और ध्यान दीजिए, ये जो y है ये खुद बेचारा d के इनपुट से जुड़ा हुआ है, तो d के लिए इनपुट y हो गया, और y a के हिसाब से रन हो रहा है, मतलब a इज इक्वल टू 0 देने पर वो याद x0 सेलेक्ट करेगा, a इज इक्वल टू 1 देने पर वो x1 सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो जब मैंने 0 दिया तो मेरे पास y इज इक्वल टू x0 पे सिलेक्शन हो गया, मतलब आउटपुट x0 पे जो भी था वो मिल गया मुझे y पे, और ये x जो q बाहर है वो बेसिकली जो यहाँ पे वैल्यू थी वही आई। ठीक है, अब ये जो y था वो जुड़ा हुआ है d से, तो ये बेसिकली हो गया अगली क्लॉक पल्स, यानी डी, इसको आप डी इनपुट भी बोलेंगे ना डायरेक्ट, डी इनपुट उसी से जुड़ा हुआ है, यानी जो नेक्स्ट क्लॉक है सॉरी नेक्स्ट आउटपुट जो है वो एग्जैक्टली क्यू बार हो गया इस केस में जब ए इज इक्वल टू 0 है तब। ठीक, अब ए इज इक्वल टू 1 कर देने पर क्या होगा, तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर का ए इज इक्वल टू 1 किया तो दूसरी वाली यानी x1 लाइन सेलेक्ट हो गई, तो y इज इक्वल टू x1 इसको आपने सेलेक्ट कर दिया, और x1 जुड़ी हुई किससे, q से, तो आप इसको हम सिंपल q लिख देंगे, और ये q जुड़ी हुई है तो y एग्जैक्टली किससे, d से ही जुड़ा हुआ है, तो ये y जो है वो एग्जैक्टली d यानी ये q प्लस। कहने का मतलब ये है कि d फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट x1 और x0 से जुड़े हुए हैं, मतलब एक तो q और q बार, और ये मल्टीप्लेक्सर अपने आउटपुट्स को, मतलब इसका एक आउटपुट आएगा इस सिलेक्शन लाइन के बेस पे, वो d का ही इनपुट है। तो मुझे इस स्टेट ट्रांजैक्शन से ये शो करना है कि एग्जैक्टली रन कैसे हो रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि a की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 1 डिसाइड करेगी नेक्स्ट आउटपुट को, यानी q प्लस यानी नेक्स्ट आउटपुट, यानी t प्लस 1 के टाइम पीरियड पे जो आउटपुट है। तो जब a इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू q बाहर है, a इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू q है।
अब मेरे को इसमें शो करना है कि ये स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम वर्क कैसे करेगा या कौन सा इसमें सेटिस्फाई होगा। तो आप देखिए, जब मैं a इक्वल टू 0 करता हूँ तो a इक्वल टू 0 पर q बार और a इक्वल टू 1 पे q मिलता है। ठीक है, तो q की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, वो चेक करना है मुझे। तो मैं मान के चल रहा हूँ q इज इक्वल टू 0 होने पर क्या होता है। तो जब q इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू 1 होगा। y इज इक्वल टू 1 कब हो रहा है, मतलब a इज इक्वल टू 0 पे। अब मैं इसको ये चेक करता हूँ आपको इसको समझाने के हिसाब से। q इज इक्वल टू 0 है स्टेट, और अब मैं q इज इक्वल टू 0 पे a इज इक्वल टू सेलेक्ट करता हूँ सपोज 0। तो a 0 सेलेक्ट करने पर q की आउटपुट जो 0 था वो क्या हो जाएगा, q बार यानी 1 हो जाएगा। तो q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कब होगा, जब आप a को 0 करेंगे। ठीक, समझ गए, q की वैल्यू 0 थी, आपने a की वैल्यू 0 रखी तो ये q बार होके 1 हो गया। तो q 0 रखने पर, a की वैल्यू 0 रखने पर ये q बार हो जाता है, मतलब q की वैल्यू 1 हो जाएगी। a इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या होता है, a इज इक्वल टू 1 रखने पर आउटपुट q ही रहता है। तो q मतलब जो भी वैल्यू थी वो ही रहेगी। तो 1 में भी यही होगा, जब आपने q की वैल्यू 1 रखी और a की वैल्यू 0 रखी तो ये q बार हो जाएगा, और जब a की वैल्यू 1 रखी तो ये वही स्टेट में रहेगा, मतलब q में रहेगा। तो इस ऑप्शंस में देख लीजिए इसका कौन सा ऑप्शन ठीक रहता है। q इज इक्वल टू 0 कब होगी, जब q इज इक्वल टू 0 है और a इज इक्वल टू 0 करने पर आउटपुट 1 आ रहा है। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन a इज इक्वल टू 1 रखने पर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन गया अपने लिए। सिमिलरली 0 जब q की वैल्यू थी, 1 पे नहीं ट्रांजेक्शन हो रहा, 1 पे तो वही रह रही है, तो ये मामला भी खत्म हुआ। 0 से 1, ये तो सेम कंडीशन हो गई, 0 से 1 जा रही है जब a इज इक्वल टू 0 1 हो, तब नहीं हो रहा है, अपना a इज इक्वल टू 0 पे हो रहा है। डी ऑप्शन क्या कहता है, 0 से 1 तब जा रही है जब a की वैल्यू 0 हो, या 1 से 0, यस ये हो रहा है अपने सेटिस्फाई a इज इक्वल टू 0 होने पर, और a इज इक्वल टू 1 रहने पर q की वैल्यू वही रह रही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। थैंक यू।